The reality exposures with Sparsh. The reality exposures with Sparsh. तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट स्पर्श स्वागत करता हूँ आप सभी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है अभी आज का। एंड आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी है वो अपने आप में इतनी बिजी पर्सनालिटी है, मतलब भाई क्या बोलूँ, वीआईपी पर्सनालिटी है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक। एंड ऋतिक भाई कैसे हैं आप, पहले आप बताइए। बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? भाई आपका टाइम मिल गया तो हम तो बहुत ही गार्डन हो गया दिल है ना। एंड क्या चल रहा है आजकल ऋतिक? बस कुछ नहीं, पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ हम नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं लगातार। तो ऋतिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ऋतिक जो है वो ऑलराउंडर है एंड करेंटली फार्मा स्टूडेंट्स है। सो बेसिकली आज का जो पॉडकास्ट है, जो थंबनेल में आपको समझ आ गया होगा, स्पेसिफिकली फार्मा स्टूडेंट्स को लेके बहुत अच्छी एडवाइस मिलने वाली है। एंड क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात आपको देखने को मिल सकती है, वो सब कुछ हमें बहुत अच्छे से आज पता लगेगा। सो ऋतिक आप ये बताइए पहले कि यार मेडिकल क्यों, भाई डॉक्टर साहब बनना चाह रहे हैं क्या आप? मेडिकल लेना एक्चुअली मेरा डिसीज़न नहीं था। जैसे कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कुछ अलग करने की। ज़्यादातर कुछ को मैं देखता हूँ वो आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ जाना चाहते हैं बिजनेस लाइंस में। मेडिकल लाइन वैसे कम ही बच्चे चूज़ करते हैं। ज़्यादातर माना जाता है लड़कियों का प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना है बचपन से। एक्चुअली मेरा भी कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था 10वीं के बाद लेना क्या है। मैं जाके नॉन मेडिकल में बैठ गया था और बस चल रहा था। पर फिर उसके बाद मेरी परसेंटेज कम थी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँ, 10th में मेरी परसेंटेज बहुत डाउन थी। उसके बावजूद पापा के अच्छे लिंक होने के कारण प्रिंसिपल के साथ मुझे मेडिकल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऋतिक को थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, बट स्टिल ऋतिक हमारे लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बहुत खास टाइम निकाले ना। बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया ऋतिक आपका फर्स्ट तो, कि इतना कीमती टाइम आपने निकाला है। सो ऋतिक हमें ये बताइए, स्टूडेंट्स को एक्चुअल में ये ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मेडिकल में आ जाओ, बट उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक यू हैव टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज़। मतलब आप आ जाओ, आप कोर्सेज करिए या कुछ भी कीजिए, बट आपको काफ़ी सारे जो है मतलब लाखों करोड़ों रुपए आपके लग सकते हैं। सो आप ये बताइए कि फ़ीस वगैरह का क्या रहता है? एक्चुअली वैसे मेडिकल एक बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली लाइन है। लेकिन हम लोग जब मेडिकल का नाम सुनते हैं तो वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें ही दिखती हैं, जैसे कि MBBS, BAMS, या फिर हमें नर्सिंग दिखती है। नर्सिंग को हम बहुत कम समझते हैं वैसे। और BSc होती है जो कि लगभग हर एक बच्चा कर लेता है और करता है, क्योंकि BSc की फ़ीस कम होती है इन कंपैरिजन टू MBBS। तो लेकिन उन सब के बीच में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, बी फार्मेसी को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि बी फार्मेसी में होता क्या है। वो सोचते हैं कि बी फार्मेसी में सिर्फ दवाइयाँ बेची जा सकती हैं, लेकिन दवाइयाँ बेचने वाला काम डी फार्मेसी को किया जाता है। डी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के लिए ऑथराइज़ नहीं होती, बी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के लिए ऑथराइज़ होती है। और इसका कुल बजट आपका ईयरली 50,000 के करीब पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम BAMS ले लें या MBBS ले लें तो 1,00,000-2,00,000 लगा के चलिए, या उससे भी ऊपर। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो बी फार्मेसी कोर्सेज़ हैं या डी फार्मेसी कोर्सेज़ हैं, इनकी जो फीस अगर आप स्टडी करें सो वो काफ़ी कम है इन कंपैरेटिव टू अगर आप कोई डॉक्टरेट लाइन में जाते हो उससे। इन कंपैरिजन बहुत कम है। और अच्छी बात यह है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। बी फार्मेसी फील्ड है, दवाइयों का टाइम चल रहा है। कोरोना के टाइम में सबका बिजनेस गया, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स वालों का नहीं गया, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है एक। और अगर आप किसी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के अंदर लगे हुए हैं तो माशाल्लाह आपसे अच्छा काम ही नहीं कोई हो सकता। जी बिल्कुल। तो मतलब भाई दवाई तो ये लगा लीजिए कि रोटी से ज़्यादा दवाई खाई जा रही है आजकल, इतना ज़्यादा जो टाइम ख़राब हो चुका है, क्या बात है। तो ऋतिक हमें ये बताइए कि अभी आप करेंटली क्या कर रहे हो, मतलब मेडिकल में क्या कर रहे हैं आप? मेडिकल में मैं बी फार्मेसी के 3rd ईयर के अंदर हूँ और लगातार हमारी स्टडीज़ चल रही हैं। इनके अंदर एक सब्जेक्ट आता है जिसे कहा जाता है मेड कैम, जिससे लगभग सारे बी फार्मेसी के बच्चे परिचित होंगे और डरते भी होंगे। जब उनके पास पहली बार 4th सेमेस्टर में मेड कैम आई तब हमें एक्चुअली में पता चला कि दवाइयों की कंपोजिशन क्या होती है, कैसे बनता है दवाई। तो एक्चुअली उसे देख के मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ। 5th सेमेस्टर की मेड कैम भी बहुत ख़तरनाक है।
बट हौसला है, टीचर भी हौसला देते हैं कि हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। वो तो बच्चों को ही पता होता है कैसे हो जाएगा। टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि हम कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि टीचर्स कितना मतलब पागल भी नहीं कह सकते, बट हाँ वो एक होता ना झूठा हौसला तो देना ही है टीचर को। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार जो डॉक्टर होता है भाई वो तो लाखों करोड़ों रुपए छापते हैं। अब थोड़ी पैसों की बात कर ले ना भाई, क्योंकि मेन पॉडकास्ट का जो सारा टॉपिक है वो यही है कि कितना कमा सकते हैं मतलब आपके अकॉर्डिंग। देखिए, अगर आप मोटा मोटा अंदाज़ा भी लगाएंगे तो मान लीजिए आप एक ठेले वाला है कोई, अगर स्ट्रीट रोड पे वो अपने मोमोज़ बेचता है तो वो दिन के अंदर लगभग 100, 150 या 200 से ऊपर की प्लेटें निकाल देता होगा पक्का, और एक प्लेट का रेट 50 या 60 होता है। तो एक्चुअली अगर हम कैलकुलेट करें तो मंथली वो 45 या 55,000 रुपीज़ पर मंथ बनेगा उसके लिए। सिर्फ अगर हम सिर्फ मोमोज़ वाले का देखें, और इन कंपैरिजन टू मोमोज़ मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ मोमोज से ज़्यादा बिकती हैं। जैसा कि स्पर्श ने कहा, फूड्स के ज़्यादा दवाइयाँ बिक रही हैं। उस कंपैरिजन में अगर हम मेडिकल स्टोर्स की बात करें तो लगातार एक दिन की सेल भी 10,000 से 20,000 रुपये निकल जाती है। और उसको अगर आप पर मंथ कैलकुलेट करें, पहली बात तो मेडिकल स्टोर संडे को भी खुलता है, सैटरडे को भी खुलता है, कोई फ्री डे नहीं है। तो कमाई तो आप छोड़ दीजिए, ताबड़तोड़ कमाई होती है। मतलब पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। अगर कला और आपको काम करने का तरीका आता है, बिजनेस खड़ा करना आता है, तो हो सकती है ये चीज़। अगर आपको नहीं आता तो शप्पा खैर कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली भाई, स्किल होनी चाहिए। एंड मुझे एक थोड़ी सी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि बी फार्मेसी करके क्या आप सिर्फ एक केमिस्ट की लाइन पकड़ सकते हो या और क्या चीज़ें हैं उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। बी फार्मेसी करके हम सिर्फ केमिस्ट की साइड नहीं पकड़ सकते। बी फार्मेसी करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपको क्वालिटी कंट्रोल में जाना है या एनालिसिस में जाना है। एनालिसिस में वैसे बेसिकली क्वालिटी और क्वांटिटी कंट्रोल्स देखे जाते हैं। दवाई की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में जा रही है, उसके टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आती है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है, वो चेकिंग करता है हर एक स्टोर पे कि कोई इलीगल दवाई तो नहीं रखी, एक्सपायर्ड दवाई तो नहीं रखी, कुछ गलत तो नहीं बेच रहे। इलीगल दवाइयाँ जैसे प्रेगनेंसी ड्रॉप करने की दवाइयाँ होती हैं और कई दवाइयाँ होती हैं, उन चीज़ों की चेकिंग करता है ड्रग इंस्पेक्टर। ये एक अलग साइड है। एक होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड, R&D कहा जाता है जिसे। जी। तो R&D के अंदर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप रिसर्च करके नई दवाइयाँ बना सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप ऑथोराइज्ड होते हैं आप जब PhD कर लें। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बी फार्मेसी इंडिया में काफ़ी छोटा कोर्स मान लेते हैं, बट एक्चुअल में इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है अगर आप चाहें तो। स्कोप तो बहुत अच्छा है बी फार्मेसी का, और बड़े पैमाने पे भी है, बट लोग ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ डॉक्टर बनना है, पढ़ा लिखा होना है, पर दवाई बनानी नहीं आती है। एक्चुअली डॉक्टरों को भी, डॉक्टर आपको सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है, दवाई बनाने का हक केमिस्ट को ही है। तो वही हक तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट का ही है, वही है ना। इस चीज़ पर हक मेरा है बाबू। क्या बात है। सो ऋतिक, स्टिल हमारी जनता को थोड़ा सा एक डाउट लग रहा होगा कि एक केमिस्ट अगर आप ज्वाइन करो सो आपको कितने % का मार्जिन बच जाता है एंड कितने तक इनकम हो सकती है पर मंथ? जहाँ तक कि मैं अगर मार्जिन की बात करूँ तो मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा देता हूँ। 2 टाइप की दवाइयाँ बताई जाती हैं हमारे फार्मा फील्ड के अंदर 2 टाइप की दवाइयाँ बताई जाती हैं। एक होती है जेनरिक और एक होती है एथिक दवाइयाँ। तो जो जेनरिक दवाइयाँ होती है वो एथिक दवाइयों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो प्राइस होता है उनका, और उनकी क्वालिटी भी लो होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो मार्जिन लेके चलती हैं 80 से 70% का मार्जिन लेके चलती हैं। 80% मार्जिन, भाई पैसा ही पैसा है, लिटरली भाई पैसा ही पैसा। ये जेनरिक दवाइयों में होता है। और जो एथिकल की दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर आपको 10 to 20% का मार्जिन दिखेगा सिर्फ। और ऐसा होता क्यों है, इसका भी एक कारण होता है। तो ऋतिक, ये राज क्या है? मतलब जनता जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है भाई, ये राज क्या है, ये बताएं। वैसे तो ये एक टॉप सीक्रेट है कि ऐसा होता क्यों है। तो जेनरिक दवाइयों के अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज़ कीजिए आप एक टैबलेट ले रहे हैं पैरासीटामोल 500 mg, तो उस टैबलेट का वेट 500 mg नहीं होगा, उस टैबलेट का वेट लगभग 700 या 600 mg होगा। तो उसके अंदर जो 500 mg पैरासीटामोल है उसे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ हमारा
300 mg है या 200 mg जो बचा है एक्स्ट्रा, वो एक्सीपियंट्स होते हैं। तो जेनरिक दवाइयों के अंदर एक्सीपियंट्स की मात्रा ज़्यादा कर दी जाती है और जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है 500 mg PCM उसको कम कर दिया जाएगा। तो वो आपको 300 mg भी मिल सकता है, 400 mg भी मिल सकता है और 500 mg से ज़्यादा भी मिल सकता है। क्या बात है। तो ये होता है जेनरिक दवाइयों के अंदर, नथिंग इज़ बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं होता। तो इसके कारण रेट कम ज़्यादा होते हैं उनके, और कम ही होते हैं। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया के अंदर ही चलती है। बाहर के देश में अगर हम देखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में देखें, तो ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के अंदर करप्शन वगैरह का क्या सीन है। तो चाहे उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ना भी हो, तब भी साइन करके अटेस्टेड करके पास हो जाती है दवाई। लेकिन जो एथिक दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर अगर 500 mg लिखा है तो 500 mg ही होगा, और 250 mg लिखा है तो 250 mg ही होगा। इसीलिए प्राइजेज आर फिक्स्ड। तो यही फ़र्क होता है। और इसी वजह से ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ बेचने की कोशिश की जाती है मेडिकल स्टोर्स पे भी, ताकि प्रॉफिट तगड़ा बन सके, ताकि पैसा ही पैसा हो जाए। पैसा ही पैसा हो जाए। 70 to 80% का मार्जिन, मतलब अगर एक दवाई आप 1000 की ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये तो आपको जेब में ही आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो आगे कस्टमर है वो कहाँ से प्रिस्क्राइब्ड है, कौन से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है। क्योंकि फार्मा का काम सिर्फ दुकान पे बैठकर नहीं चलता, उसे लिंक बनाने पड़ते हैं डॉक्टर्स के साथ। जी। उसे ज़रूर लिंक बनाने पड़ेंगे ताकि वो उस दवाई को प्रिस्क्राइब करे जो हमारे स्टोर पे मिल सके। और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम जेनरिक बेचना चाहते हैं या एथिक बेचना चाहते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट है, अगर आप केमिस्ट लाइन में ज्वाइन करते हैं, पैसा तो बहुत है भाई, बहुत ही अंधा पैसा है। बट इट्स जस्ट दैट कि आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर्स के साथ अच्छे लिंक्स होने चाहिए। और कुछ ऐड करना चाहेंगे ऋतिक आप केमिस्ट के लिए, या कुछ और? केमिस्ट की लाइन में अगर मैं और कुछ ऐड करने की सोचूं तो नहीं हो सकता वैसे तो। बस यही सब बातें हैं। यही बेसिकली मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं। सो एक के पास क्या था कि एक के पास लाइसेंस था, लाइसेंस इन द सेंस कि उसने डिग्री समथिंग किया था, B Pharma D Pharma एंड ऑल, एंड एक के पास पैसा बहुत था। सो उन्होंने एक इंडस्ट्री लगा ली दवाइयों की। सो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल कि अगर एक के पास फंड है, कैपिटल है, एंड एक के पास अगर लाइसेंस है, उस मतलब वो डिग्री है, सो मतलब ये पॉसिबल है इंडिया में आपके अकॉर्डिंग? ज़रूर पॉसिबल है। लाइसेंस के बारे में भी चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हमारे पास 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं। एक B Pharmacy वाले का लाइसेंस होता है, एक D Pharma वाले का लाइसेंस होता है। लाइसेंस दोनों के पास होते हैं, काम दोनों कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री नहीं खोल सकते आप ऐसे। फैक्ट्री के लिए अलग अलग टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक फार्मा की कोई सिरप है, कफ सिरप ले लेते हैं हम, अगर हम उसे बना रहे हैं तो उसके जो कप के ऊपर का कैप होगा वो किसी और कंपनी से बन के आ रहा है, बोतल किसी और कंपनी से बन के आएगी, और फिलिंग कहीं और होगी, और जो केमिकल बना है वो कहीं और बना होगा। इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लाइसेंस चाहिए। आपने देखा होगा कि कफ सिरप की बोतलें ज़्यादातर ब्राउनिश कलर में आती हैं, कहीं आती हैं ट्रांसपेरेंट में आती हैं। तो इनका फ़र्क होता है। ये लाइसेंस्ड चीज़ें हैं सारी, इन सब के लाइसेंस अलग अलग होते हैं। और सिर्फ एक फार्मा के लाइसेंस से आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते। क्या बात है, मतलब भाई इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज तो मुझे थी ही नहीं, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी हद तक लोगों को नहीं होगी। जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेडिकल है वो सिर्फ डॉक्टरेट तक आप नैरो मत रखिए, उसको बाउंड मत कीजिए। बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द फंड्स, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, योर स्किल्स, एंड इट्स ऑल अप टू यू। सो अगर आप में स्किल्स हैं, आप B Pharma में बहुत कुछ, मतलब पैसा तो अंधा ही है, आप कुछ भी फील्ड ऑप्ट करो। वैसे जो डिटेल्स आपने बताई हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। एंड ऑब्वियसली जो जनता सुन रही है हमारा पॉडकास्ट, स्पेसिफिकली अगर वो फार्मा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में या फार्मा में, B Pharma D Pharma, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो भाई पॉडकास्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ, एंड काफ़ी बातें मुझे पता लग गई। सो दैट अगर मैं चाहूँ तो मैं 2-3 के ऊपर रेड पड़वा सकता हूँ जो ज़्यादा ही अंधा पैसा छाप रहे हैं अभी। एंड बिकॉज मुझे तो ये लगा कि एक के पास लाइसेंस तो हो जाता है, बट काफ़ी हमें पता लगा। सो बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका, एंड टाइम निकालने के लिए बहुत थैंक यू भाई।
सो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सावधान इंडिया, सावधान हरियाणा, जय हरियाणा, जय भारत, जय महाराष्ट्र, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।